एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी बिल्डिंग कोड जो आज के समय में बहुत ज़रूरी हो चुका है बिल्डिंग्स के लिए, कमर्शियल या रेजिडेंशियल, वो किसके लिए किस तरीके से आने वाले समय में, क्योंकि जो फ्लैट्स है, बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती जा रही है, ग्रीनरी कम होती जा रही है, लेकिन किस तरीके से जो एनर्जी है इसका पार्ट बनेगी वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और आज हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद है बी ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के, मिस्टर पी संबल। तो आपका क्या कहना है, किस तरीके से जो एनर्जी एफिशिएंसी है आज के समय में जो बढ़ती जनसंख्या को लेकर ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही है, वो किस तरीके से अपना रोल निभा सकती है? देखिए, जो न्यू बिल्डिंग्स आ रहे हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स से एनर्जी गजलर्स है। एनर्जी गजलर्स का मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा एनर्जी ऊर्जा खपत करती है, तो उनको हमारा टारगेट है कि वो जो 100 किलोवाट और उससे ऊपर के बिल्डिंग्स है, तो उन ये जो ECSBC का कोड है वो उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ रहा है, तो अगर हम लोग ये कोड को इम्प्लीमेंट करें नए बिल्डिंग में, तो जितना बिल्डिंग एनर्जी पे यूज़ करता, तो उससे वो 25% टू 35% कम बिजली का एनर्जी का कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो उससे हमारे क्लाइमेट के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आखिर में ये कोड है क्या? कोड कहना क्या चाहता है? क्या मतलब जैसे सोलर इसी के अंतर्गत आता है? कोड क्या कहना क्या चाहता है? सो ये कोड जो है इट इज़ ऑल इंक्लूसिव। ये आपके प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक पूरा ही इसको गाइड करता है, बिल्डिंग की डिज़ाइन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक। इसमें पहले तो ये बिल्डिंग एनवेलप को कवर करता है कि आपका जो वॉल है वो कैसे होना चाहिए, उसका मटेरियल क्या होना चाहिए, उसका यू फैक्टर क्या होना चाहिए, उसमें जो ईंट लगती है उसका क्या मटेरियल होना चाहिए, उसका क्या थिकनेस होना चाहिए। उसके बाद फिर वो आपका नेचुरल वेंटिलेशन कैसे होना चाहिए, लाइटिंग सिस्टम कैसे होना चाहिए, नेचुरल लाइटिंग कैसे बिल्डिंग में ज़्यादा आनी चाहिए। एंड देन आपका जो विंडोज़ है, विंडो टू फ्लोर रेशियो, मतलब विंडो कितना साइज़ का होना चाहिए। पहले आप देखेंगे कि हमारे घर में बहुत बड़े बड़े विंडो होते थे, तो बहुत हमें लाइट की और AC की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब हमारे घर में भी लोग AC ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तो जो बाहर का एयर कम आता है उसको सील कर देते हैं विंडो को। तो वो सारे प्रोविज़न इसमें है। तो उसको कैसे एस्थेटिकली बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाए, बनाया जाए, सो दैट कि कम से कम बिजली यूज़ करेगा। एंड ऊपर से ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम है, लाइक AC आप क्या यूज़ करेंगे, अगर आप चिलर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या, कौन से स्टार रेटिंग का यूज़ करेंगे, फ़ैन अगर यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे। एंड उसके ऊपर जो सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट है, जैसे वाटर मैनेजमेंट, कैसे एक बिल्डिंग का वाटर मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। सो ऑल दिस पैरामीटर्स हैव बीन इंक्लूडेड सो दैट कि जो ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन है बिल्डिंग का 25 से 35% आप कम कर सकते हैं इसमें। हो जाएगा ना। अच्छा, जो बिल्डिंग्स का इसमें कमर्शियल आती हैं या रेजिडेंशियल, दोनों कवर होंगे? क्योंकि काफ़ी जगह रेजिडेंशियल भी बड़े लॉन्स बन जाते हैं, वहाँ पे भी ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पहले 2007 में जब ये हम लोगों ने प्रेस्क्राइब किया था, तब ये सिर्फ कमर्शियल के लिए था। अब उसको हमने 2017 में मैंडेटरी कर दिया था कमर्शियल के लिए। लेकिन अभी इसको हम लोगों ने रेजिडेंशियल के लिए भी मैंडेटरी कर दिया है। तो पहले सिर्फ कमर्शियल मैंडेटरी था, अभी कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों के लिए मैंडेटरी है। तो जो रेजिडेंशियल भी अगर 100 किलोवाट एंड एबव, 100 किलोवाट या फिर उससे एबव, और या 3000 मीटर स्क्वायर एंड उससे एबव है, उससे बड़ा है, तो वो भी इस कोड के अंतर्गत आएंगे और उनको भी ये कोड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आज आपने वर्कशॉप की है, आप स्पेशल दिल्ली से आए हो लोगों के लिए, तो कितनी स्टेट्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है इस चीज़ को सीखने के लिए? हमने यहाँ पे 10 स्टेट्स को बुलाया था, जो नॉर्दर्न रीजन के स्टेट्स है। तो अनफॉर्चुनेटली 2 स्टेट ने ज्वाइन नहीं कर पाए, टोटल 8 स्टेट इसमें ज्वाइन किया है। और उसके अलावा अर्बन एंड टाउन प्लानिंग के भी ऑफिसर्स ज्वाइन किया है, एंड पावर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी जो इसमें शामिल है।
अच्छा, ये बात तो पक्की होगी कि अब आने वाली कंस्ट्रक्शन जो भी बिल्डिंग्स की होगी, जिनका ये क्राइटेरिया है 100 के ऊपर जो लोड होगा और जो 300 स्क्वायर मीटर के अंतर्गत जो भी आएंगे उनको मैंडेटरी होगा ही होगा। लेकिन जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं वहाँ पे तो ऑलरेडी कंजप्शन हो रही है, ईसीज़ की बात कर लें या विंडोज़ वहाँ पे नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ कोड हैं, कुछ प्रोविजंस आपने रखी है? सो उनके लिए रेट्रोफिटिंग का ऑप्शन है, क्योंकि आपका बिल्डिंग तो ऑलरेडी बन चुका है, तो उसके एनवेलप में आप ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम रेट्रोफिटिंग मैनुअल अभी डेवलप किया है। तो अभी हम जैसे कमर्शियल और रेजिडेंशियल के लिए डिफरेंट क्लाइमेट जोन के लिए भी हमने रेट्रोफिटिंग मैनुअल्स डेवलप किया है, जो कि हमने स्टेट के साथ शेयर किया है। तो थ्रू वेरियस वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वी आर ट्राइंग टू डिसिमिनेट ऑल दिस मैनुअल्स कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स है वो क्या क्या कर सकते हैं अपने एनर्जी को सेव करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बिल्डिंग बन गया है तो उनके एनवेलप में ज़्यादा सेव तो कुछ ज़्यादा चेंज तो नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम में कुछ चेंज कर सकते हैं, और शेड्स लगा सकते हैं बाहर, जिससे कि टेम्परेचर ज़्यादा अंदर ना आ पाए, इनग्रेस ना हो पाए। एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऊपर जैसे सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, तो और सस्टेनेबल जो प्लानिंग है उसमें कुछ वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ चीज़ें उसमें मेंशन किया गया है कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सो जो आपने कोड्स बनाए हैं ये तो नो डाउट कि सभी के लिए बहुत अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, लेकिन एक बात होती है कि जब भी कोई कोड्स को इम्प्लीमेंट करना कि टाइम आता है तो लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है वो पॉलिसीज़ को डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर पाना, जिसकी बदौलत हम अपने समाज में देखते हैं बहुत चीज़ें छूट जाती हैं। आपने अपने लेवल पे तो कोड्स बना दिए, इन स्टेट्स वाले लोगों को भी समझा दिए कि ये चीज़ करना चाहिए, करनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है, लेकिन कोई बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन है जो कंस्ट्रक्शन करना चाहता है उनको भी पता है कि हाँ हमारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर जब वो टाइम आएगा उनको वो कोड कंडक्ट मतलब गेटअप करने का, लेने का, उस टाइम उनको क्या इश्यूज़ आएंगे या ईजिली मिलेगा ये? देखिए, ये जो प्रोसीजर है ये बिल्डिंग ओनर्स को करना पड़ेगा, एंड ये यूएलबी के जो बिल्डिंग अप्रूवल प्रोसेस में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो बिल्डिंग का अप्रूवल के लिए उनको पहले ईसीबीसी कंप्लायंट होना ही पड़ेगा। तो पहले वो ईसीबीसी था, अभी ईसीएसबीसी हो गया है। तो ईसीएसबीसी कंप्लायंट बिल्डिंग होने के लिए उनको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, तो और एंगेज करना पड़ेगा एनर्जी ऑडिटर बिल्डिंग को। तो एनर्जी ऑडिटर बिल्डिंग उनको एवरी स्टेप में उनको सर्टिफाई करेगा कि ये आपका ये प्रोसीजर हो गया है, उसके लिए सर्टिफिकेशन देगा। तो फाइनल दे विल इशू ए सर्टिफिकेट टू द बिल्डिंग ओनर कि आपका बिल्डिंग कंप्लायंट हो गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। उनको बस एक एनर्जी ऑडिटर बिल्डिंग को अपॉइंट करना है, जो अभी फ़िलहाल नहीं है, जो हम लोग प्रोसेस पे है, लेकिन उनके प्लेस पे थर्ड पार्टी असेसर्स है जो कि दे विल एक्ट एज ए एनर्जी ऑडिटर बिल्डिंग। तो वो एनर्जी ऑडिटर बिल्डिंग के बिहाफ में उनको सर्टिफाई करेंगे बिल्डिंग्स को। तो बिल्डिंग को अप्लाई करना है, एंड द एनर्जी ऑडिटर बिल्डिंग्स का रोल है कि उसको कैसे वो स्मूथली उसको इम्प्लीमेंट करवा पाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हमने फॉर्म्स को भी बहुत इजी बनाया है, जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एंड एक दो प्रोसेस है जिनको जो ओनर को अप्रूवल लेना है, और अगर वो सारे प्रोविज़न को मीट करते हैं तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा ओनर को लेने के लिए। बातचीत करने के लिए आपने बहुत अपना बेहतरीन चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से बताया। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के, जिन्होंने इस कोड को सब जगह पे पहुंचाने का काम बीड़ा उठाया, ताकि आने वाले समय में जो एनर्जी एफिशिएंसी है, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी बिल्डिंग कोड के ज़रिए किस तरीके से हम सब पूरे समाज में एक योगदान अच्छा डाल सकते हैं, जिससे एनर्जी की सेविंग बहुत ज़्यादा होगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन जग्गी के साथ प्रिंस गर्ग, दैनिक सवेरा टीवी। धन्यवाद।